हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिद्दीकी एंड वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 क्लास 9 बुक बिहाइव। और हमारे चैप्टर का नेम है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब कि जो एवलिन ग्लैनी है वो साउंड को सुनती तो है, लिसन विदाउट हियरिंग इट, मतलब उनको कान से सुनाई नहीं देता लेकिन वो फिर भी सुन लेती हैं। कैसे? ये हम चैप्टर में जानेंगे कि ऐसा कैसे है। एवलिन ग्लैनी कौन है? एवलिन ग्लैनी एक बहुत अच्छी पर्शनिस्ट हैं जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में म्यूजिशियन कहते हैं। वो एक स्कॉटिश वुमेन है और बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है और उनको सुनाई नहीं देता है, वो बिना सुने साउंड को सुन लेती हैं, फील कर लेती हैं। कैसे, हम उसके बारे में आगे जानेंगे। और इस चैप्टर की ऑथर हैं डेब्रा काउली। तो चलिए आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या क्या होता है। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी और नोट्स दूंगी जो क्विक रिवीजन में आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, A 17-year-old girl had decided to make music her life, though being completely deaf. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक 17 ईयर की गर्ल है जिसने ये सोच लिया है कि म्यूज़िक ही अब उसकी लाइफ है, उसको म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाना है। मतलब वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है जो कि पूरी तरीके से डीफ है। डीफ मतलब जिसको सुनाई नहीं देता वो। अब आगे क्या होता है? दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फील्स द वाइब्रेशन ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन। शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। एवलिन ग्लैनी फील्स नर्वस येट एक्साइटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर ट्रेनिंग। जो एवलिन ग्लैनी है वो स्टेशन पे खड़ी हैं, ट्रेन के आने का वेट कर रही हैं और वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को फील करती हैं। उन्हें सुनाई नहीं देता, इस वजह से वो हर चीज़ को फील करती हैं और वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन फील कर रही हैं। शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गई हैं रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन में है। ठीक। और एवलिन ग्लैनी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। उनके अंदर ये दो तरह की फीलिंग एक साथ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि हम नर्वस भी होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं वो काम करने के लिए। तो उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि वो नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं, ये बात जानकर कि वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पढ़ने जा रही हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का पहला दिन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्लैनी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 8 ड्यू टू नर्व डैमेज। अब क्या होता है? अब ये बताया जा रहा है, क्योंकि हमने जब पढ़ा तो वो 17 ईयर्स की थी और वो रॉयल अकेडमी जा रही थी। अब ये बताया जा रहा है कि वो जो थी वो मतलब बचपन से, जब से उनकी बर्थ हुई थी तब से डीफ नहीं थी, वो बाद में ऐसी हो गई थी। 8 ईयर तक उनको सब कुछ सुनाई देता था, लेकिन जब वो 8 ईयर्स की थी तब उनका नर्व डैमेज हो गया। ऐसा उनकी मदर को पहली बार तब फील हुआ। उनकी मदर का नाम है इजाबेल ग्लैनी और उनको ऐसा महसूस तब हुआ था जब वो स्टेज पे पियानो बजाने के लिए बैठी हुई थी। उनका नाम अनाउंस किया जाता है कि आप स्टार्ट करिए, लेकिन वो नहीं सुनती हैं तब। लेकिन उनकी मदर ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो कुछ और सोच रही हो, इस वजह से उसने ना सुना हो। तो ये पहली बार उनके साथ 8 ईयर्स की एज में हुआ था। उसके बाद वो अपनी इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स से, अपनी क्लास टीचर से, सबसे छुपाती रहीं। 2-3 साल तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? एट द एज ऑफ 11 हर मार्क्स हैज़ डिटीरियोरेटेड and her headmistress urged her parent to take her to a specialist. अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2-3 साल तक छुपाती रही, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उनके मार्क्स एकदम से कम होने लगे।
बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, उनके मार्क्स अच्छे आते थे लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा कि आप इसको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि एक बच्चा क्या प्रॉब्लम क्या है इसको, इसका पता करिए कि इसके मार्क्स कैसे कम हो रहे हैं। तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उन्हें क्या पता चलता है कि वो तो डीफ हो गई हैं, अब उन्हें सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया है। शी एडवाइज्ड टू बी सेंट टू स्कूल ऑफ डीफ, बट Evelyn was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्हें ये सलाह दी गई, उनके पेरेंट्स सब ने ये कहा कि आप इनको एक डीफ स्कूल में भेज दीजिए जहाँ पे स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, आप वहाँ पे भेज दिए। डीफ स्कूल अलग से होते हैं, वहाँ ये आराम से पढ़ लेंगी, नॉर्मल से हटा लीजिए। बट एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन जो एवलिन ग्लैनी थी वो क्या चाहती थी, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, वो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उनका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, इसी वजह से वो अपने फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और एक अच्छी म्यूजिशियन बनेंगी। अब क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं, सब कुछ नॉर्मल तरीके से करना चाहती हैं, तो लोग डिस्करेज करेंगे। ऐसा हम लोग ने आसपास भी देखा होगा, ऐसा बहुत बार होता है। जब कोई स्पेशली एबल्ड इंसान कुछ अलग करना चाहता है तो लोग उसे डिस्करेज करते हैं। तो वैसे यहाँ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्करेज्ड हर, बट पर्शनिस्ट रॉन फॉर्ब्स नोटिस्ड हर पोटेंशियल एंड मोटिवेटेड हर टू फील म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। मतलब जो बहुत सारे लोग थे वो उनको डिस्करेज कर रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम म्यूजिक में कैसे आगे बढ़ोगी। ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। तो उनके साथ भी वही सारी चीज़ें हुई जैसे लोगों के साथ होती हैं। पर जो एक पर्शनिस्ट थे, अब पर्शनिस्ट किसको कहते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि पर्शनिस्ट कौन होते हैं, म्यूजिशियंस को कहा जाता है। म्यूजिशियंस को पर्शनिस्ट भी कहा जाता है। वो थे रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने उनके पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें मोटिवेट किया कि तुम अपने बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें म्यूज़िक को फील करो। कोई ज़रूरी नहीं है म्यूज़िक को सुनना। जब हम म्यूज़िक मतलब सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम म्यूज़िक को आंखें बंद करके फील करने की कोशिश करें तो भी हमें म्यूज़िक फील होगी। तो वही वो उनको समझाते हैं कि अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में म्यूज़िक को फील करो। तो अब उन्होंने इसके बाद क्या किया, ही टुक 2 लार्ज ड्रम्स फॉर ट्यूनिंग। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए ट्यूनिंग के लिए, ठीक है, और उन्हें 2 अलग अलग नोट पे सेट कर दिया, एक हायर नोट पे एक लोअर नोट पे। एवलिन इमीडिएटली रियलाइज्ड हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। मतलब जिस ड्रम के नोट्स उन्होंने हायर सेट कर दिए थे उन्होंने उसको वेस्ट अप से यानी कि अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में उसको फील किया, रियलाइज़ किया कि जो उसकी म्यूज़िक है वो उनके कमर के ऊपर वाले हिस्से में उन्हें फील हो रही है। एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम था यानी कि जिसके नोट्स कम थे वो वेस्ट डाउन से यानी कि कमर के नीचे वाले हिस्से में उन्हें महसूस हो रहा था। फॉर्ब्स रिपीटेड दी एक्सरसाइज, और उन्होंने इस एक्सरसाइज को बार बार किया ताकि वो म्यूज़िक को अपने अंदर फील करें और समझ जाएं कि हाँ जब इस तरह से बजेगा तो ऐसी फीलिंग होगी और जब इस तरह से होगा तो ऐसी फीलिंग होगी। इसलिए वो इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे। अब वो इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो गई, उनको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से इस तरह होगा। वो म्यूज़िक को फील करने लगी अपने अंदर, उनको पूरी तरीके से उनके अंदर म्यूज़िक बस गई जिसको कहते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। Now, Evelyn could feel certain notes in different parts of her body. जैसे मैंने आपको बताया
कि उन्होंने ड्रम को सेट किया तो फिर उन्होंने उसको फील किया। इस तरह उन्होंने और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपने बॉडी पार्ट्स में फील किया। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उन्होंने उनकी म्यूज़िक को फील किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग हर 3-year कोर्स इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि लंदन में थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो वहाँ पढ़ रही थी। तो जो उनका 3 साल का कोर्स था उसमें एवलिन स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। एवलिन जो थी उनको म्यूज़िक में मतलब एकेडमी में सबसे ज़्यादा नंबर उन्होंने स्कोर किए। पूरी हिस्ट्री में किसी ने भी उतने नंबर नहीं स्कोर किए थे जितने उन्होंने किए। गॉट मोस्ट नंबर ऑफ टॉप अवार्ड्स, सबसे ज़्यादा टॉप अवार्ड उनको दिए गए। एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस, और उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना भी स्टार्ट कर दिया। अब सोलो परफॉर्मेंसेस तो आप समझ ही सकते हैं, वो अकेले परफॉर्म करती थी। तो मतलब एक लड़की ऐसी जो कि डीफ है, उसको सुनाई नहीं देता है, वो म्यूज़िक एकेडमी में सबसे ज़्यादा नंबर, पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करती हैं, सारे टॉप अवार्ड्स लेती हैं और सोलो परफॉर्मेंसेस भी देती हैं। तो चलिए आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। शी इज़ नाउ वन ऑफ द टॉप मल्टी पर्शनिस्ट इन द वर्ल्ड विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो एवलिन है वो अब टॉप म्यूजिशियंस में से एक हैं, ठीक है, और उनके पास थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी है। मास्टरी मतलब उनको वो चीज़ आती है, मतलब वो 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं, उनमें वो मास्टर हैं, बहुत ही अच्छे से बजा सकती हैं, ऐसा है, ठीक। अब वो क्या कहती हैं, अकॉर्डिंग टू हर, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। मतलब उनका ये कहना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। इट इज़ फैसिनेटिंग टू वॉच एवलिन वर्किंग विदाउट मच एफर्ट्स। मतलब ये जो बात है उनकी कि वो उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते अपने काम को करने के लिए, कि मतलब वो म्यूज़िक बजा रही हैं तो बहुत टेंस है या कुछ भी, वो एक्स्ट्रा नहीं करती, वो नॉर्मल लोगों की तरह सब कुछ करती हैं। और ये देखना बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और लोगों को ये बात उनकी अट्रैक्ट करती है कि वो अपने काम में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालती हैं, कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर रही हूँ, उसमें मेहनत करे जा रही हूँ, या उनके फेस पे टेंशन दिख रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर लेती हैं। आगे देखते हैं। शी स्पीक्स क्लियरली एज शी कुड लिसन टिल द एज ऑफ 11। क्या कह रहे हैं कि वो बहुत जो है साफ बोलती थी, बहुत क्लियर बोलती थी, क्योंकि वो 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। जब वो 11 ईयर की हुई हैं तब वो पूरी तरीके से डीप हो गई थी, इसलिए वो जब तक 11 ईयर की थी तब तक वो सुन सकती थी। इस वजह से उनका जो स्पीच थी वो भी बिल्कुल क्लियर थी। ड्यूरिंग कन्वर्जेशन शी वॉचेस लिप्स मूवमेंट, फेस एंड स्पेशली आइज। क्या कह रहे हैं कि जब बात करती थी, वो किसी से कन्वर्सेशन करती थी, तो वो स्पेशली उस इंसान के लिप्स देखती थी कि उसके लिप्स मूवमेंट कैसी है, उसका फेस, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखती थी, और उसकी स्पेशली उसकी आंखें देख के भी हमें समझ में आ जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस देख के समझ में आ जाता है कि इंसान किस मूड में है। तो वो ये सब चीज़ें देख के उस कन्वर्सेशन को समझ लेती थी कि क्या बात हो रही है, और बहुत ही साफ बोलती भी थी। She had learned French and basic Japanese. उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज भी सीखी। While playing instruments, she remained barefoot on wooden platform. मतलब जब वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी तो वो वुडन प्लेटफॉर्म जो होता था उस पर बेयरफुट खड़ी होती थी। बेयरफुट मतलब नंगे पैर,
अपने स्लीपर्स को उतार के फिर वो खड़ी हो जाती थी, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी और इंस्ट्रूमेंट बजाती थी तो वो जो उसमें वाइब्रेशन आती थी वुडन प्लेटफॉर्म में, उसकी वजह से वो वाइब्रेशन उनके बेयर फुट से उनके लेग्स में पास होती थी, वो फील कर पाती थी उस म्यूज़िक को जो वो बजा रही होती थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। She could feel music through every part of her body. For example, skin, cheekbones and even hairs. वो अपनी बॉडी के हर पार्ट से म्यूज़िक फील कर सकती हैं, स्किन से, चिक बोन से, हेयर तक से, मतलब कि अपने बालों में भी म्यूज़िक फील होती है। She has been a workaholic and has been rewarded enormously. वर्कोहॉलिक मतलब क्या होता है? एडिक्टेड टू वर्क, जिसको काम करने का नशा हो, तो वो एक वर्कोहॉलिक लेडी हैं और उन्हें कई बार रिवॉर्डेड भी किया गया है इस चीज़ के लिए। उन्होंने जो काम किया वो लोगों को पसंद आया तो उनको अवार्ड्स और भी कई टाइटल्स ये सब भी उन्हें दिए गए हैं। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर वॉज प्रेजेंटेड टू हर इन 1991। मैंने आपको क्या बताया था कि वो सोलो परफॉर्मेंसेस देती हैं। तो एक एकेडमी है, जैसे हम लोग के यहाँ दूसरे अवार्ड्स होते हैं उसी तरह वहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है उन्होंने अपना एक बहुत ही ख़ास अवार्ड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर उनको 1991 में दिया था। हम लोग के यहाँ भी होता है बेस्ट सिंगर, बेस्ट म्यूजिशियन के अवार्ड होते हैं, उसी तरह उनको भी इस सोसाइटी द्वारा अवार्ड दिया गया था। तो आप खुद सोचिए कि एक लेडी जो कि डीफ है उसके लिए इतना लंबा जो उसका ट्रैवल रहा, उसकी जो जर्नी रही वो उन्होंने पूरी करी और वो टॉप म्यूजिशियन में से एक बनी। तो ये कितनी बड़ी मोटिवेशन वाली बात है। यहाँ से सबको मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट उसके पास ज़रूर होता है। वो अपने टैलेंट को पहचाने और उस पर काम करे तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और क्या कहा था एवलिन ग्लैनी ने कि अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए हम सबको अपनी लाइफ में अपने एम की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी कंडीशन से लाइफ की। Besides regular concert, she has given free concerts in prisons and hospitals. मतलब जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती थी, जो अपने लिए वो रेगुलर कॉन्सर्ट करती थी आम पब्लिक के लिए, उसके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी प्रिजन्स में। प्रिजन्स मतलब जेल जो होती हैं जहाँ कैदी रहते हैं वहाँ पे, और हॉस्पिटल्स में लोगों को खुश करने के लिए भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं। ठीक। टीचिंग यंग म्यूजिशियन इज़ हर टॉप प्रायोरिटी। और जो है जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको पढ़ाना, उनको म्यूज़िक सिखाना उनकी प्रायोरिटी है। मतलब एक इंसान पैसे से किसी को दिक्कत नहीं होती है, वो अगर रेगुलर कॉन्सर्ट करें तो उनके पास और पैसे आएंगे, लेकिन उनका इतना बड़ा दिल है कि वो फ्री भी करती हैं लोगों को सिर्फ खुशियाँ बांटने के लिए। वो प्रिजन्स में जाके परफॉर्म करती हैं, हॉस्पिटल्स में परफॉर्म करती हैं, क्यों? ताकि लोग उन्हें सुने और खुश हों, इसलिए वो ऐसा करती हैं। और यंग म्यूजिशियंस जो होते हैं, मतलब यंग लोगों को चांस देना। हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा टॉप पे बना रहे, लेकिन दूसरे लोगों को चांस देना, अपना म्यूज़िक के तरीके उनको सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे सही मोटिवेशन, सही चीज़, सही टीचिंग मिली, वैसे अगर किसी और को मिले, किसी यंग म्यूजिशियन को मिल जाए तो हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में मुझसे भी अच्छा कुछ करके दिखाए। इसलिए वो औरों को चांस भी देती हैं, वो उन्हें पढ़ाती भी हैं। शी हैज़ placed percussion in front of the orchestra। और सबसे बड़ी बात कि समझ लीजिए
ऑर्केस्ट्रा के सामने उन्होंने परफॉर्म किया है कि एक तरफ पूरा ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहा है और एक तरफ वो अकेली परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने ऐसा भी किया है, एक फेस ऑफ दोनों के बीच में, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक तरफ परफॉर्म कर रहे हैं और एक तरफ वो अकेली परफॉर्म कर रही हैं। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा एक पूरे बैंड को कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई जाइलोफोन बजा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो एक तरफ है सारे लोग और एक तरफ वो अकेली सोलो परफॉर्मेंस दे रही हैं। उन्होंने ऐसा भी किया है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। और हमने इस चैप्टर में एवलिन ग्लेनी, एक लेजेंड के बारे में जाना। हमने उनकी लाइफ स्टोरी को जाना कि कैसे उन्हें लाइफ में सक्सेस मिली, कैसे वो इतनी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो पाई। लोगों ने उन्हें डिसेबल कहा, उन्हें कहा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तुम्हें तो वैसे भी स्पेशल लोगों के स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं स्पेशली एबल हूँ। आई एम नॉट डिसेबल, आई एम स्पेशली एबल। और वो स्पेशली एबल लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गॉड ने उनसे भले ही उनकी सुनने की पावर छीन ली हो, हेयरिंग पावर छीन ली हो, लेकिन उसकी जगह उन्होंने उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दे दिया कि जिस चीज़ को हमसे सुन सकते हैं वो उस चीज़ को फील कर सकती हैं, और शायद हम सबसे कहीं ज़्यादा उस चीज़ को फील कर सकती हैं, बहुत डीपली उस चीज़ को फील कर सकती हैं। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।